हमने समावयवता पढ़ा। समावयवता में हमने ये देखा कि समान अणुसूत्र वाले दो या दो से अधिक यौगिक होते हैं, वो अलग तरह के यौगिक होते हैं जबकि उनका अणुसूत्र समान होता है। ये इन यौगिकों में अंतर इस बात का होता है कि उनकी परमाणुओं की स्थिति अलग अलग तरह से जमी होती है, इस तरह से वह अलग तरह के कंपाउंड बन जाते हैं। यानी परमाणुओं की व्यवस्था में अंतर होने के कारण वह यौगिक अलग अलग होते हैं। जबकि ऐसा होगा कि परमाणु जहां पर जिस परमाणु से आपस में जुड़े हुए हैं उसी जगह से जुड़े हुए हैं, व्यवस्था परिवर्तित नहीं हुई, लेकिन उनका आकाश में विन्यास में अंतर होने से वो यौगिक ही अलग हो गया। ऐसी भी समावयवता होती है जिसको कहा जाता है त्रिविमीय समावयवता। आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8 में त्रिविमीय समावयवता। तो चलें आगे। आज के क्लास में होगा त्रिविमीय समावयवता क्या है, ज्यामितीय समावयवता, प्रकाशीय समावयवता, किरैलिटी, किरालता, संरूपण क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे, उदाहरण के साथ समझेंगे और देखेंगे क्विज। त्रिविमीय समावयवता, त्रिविम या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मैंने कहा परमाणुओं की व्यवस्था एक ही जैसी है, वो परिवर्तित नहीं हुआ है। परमाणु आपस में जिन परमाणुओं से जुड़े हुए है उसी जगह पे जुड़ा हुआ है। अणुसूत्र सही है, अणुसूत्र समान है, संरचना सूत्र समान है। अणुसूत्र समान है, संरचना सूत्र समान है, परंतु आकाश में व्यवस्था में अंतर है, आकाश में विन्यास में अंतर है। बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हो कि ये हाथ इस जगह पे लगा हुआ है, ये हाथ इधर नहीं, बस वही है कि बस ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया है, ये अलग चीज हो गया, हाथ वहीं पे लगा हुआ है, जहां पे लगा वहीं पे लगा, बस ये ऐसे है, ये ऐसे है। ये दो एक फॉर्म, एक फोटो अलग तरह का आएगा, एक फोटो अलग तरह का आएगा, एक फोटो ये अलग तरह का आएगा, एक फोटो अलग तरह का आएगा, एक फोटो अलग तरह का आएगा, एक फोटो अलग तरह का आएगा। देखें तो ये व्यवस्था में अंतर नहीं है, विन्यास में अंतर है। ये हाथ की विन्यास देखिए, विन्यास में अंतर है, ओरिएंटेशन में अंतर है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरह की गुण रखेगा। हो सकता है मैंने ऐसे रखा है तो कुछ पकड़ सकता हूं, ऐसे रखा है तो ऊपर से कुछ पकड़ सकता हूं, लेकिन इस जगह से कुछ गिरेगा तो नहीं पकड़ पाऊंगा, ये अलग गुण हो गया। ऐसे रखा हूं तो ऐसे रख के मैं नदी में तैर सकता हूं, ऐसे रखूंगा तो गिरूंगा तो अपने आप को थाम सकता हूं, लेकिन ऐसे रखूंगा गिरूंगा तो अपने आप को थाम नहीं सकूंगा। क्या विन्यास में अंतर होने से मेरे काम करने के गुणों में भी अंतर आ गया? वो अणुओं में भी देखने को मिलता है, यौगिकों में भी देखने को मिलता है। अब आपको कुछ बातें समझ में आई होगी कि यह समावयवता ऐसे यौगिकों में पाई जाती है जिनकी संरचना सूत्र तो समान होते हैं, अणुसूत्र भी समान होते हैं। अणुसूत्र समान होगा तभी तो संरचना सूत्र समान होगा। अणुसूत्र समान तथा संरचना सूत्र समान होते हैं, किंतु उनके अणु के परमाणुओं की या उसके समूहों का आकाश में विन्यास में वितरण में भिन्नता होता है, विन्यास वितरण में भिन्नता होता है। तो इस प्रकार के समावयवताओं को हम कहेंगे त्रिविमीय समावयवता। चलो देखेंगे त्रिविमीय समावयवता दो प्रकार का, एक होता है विन्यासी जिसको कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, और दूसरा होता है संरूपी जिसको कन्फर्मेशनल कहते हैं। और ये दोनों का मतलब क्या है मैं एक एक करके आपको समझाते जाता हूं। तो आपको यहां तक तो क्लियर हो गया कि परमाणुओं की जमावट वैसी ही है, व्यवस्था तो वैसी ही है, एक जैसी है, दो या दो से अधिक यौगिकों की, लेकिन उसकी आकाशीय विन्यास में अंतर होने की वजह से समावयवता उत्पन्न होती है। समावयवता उत्पन्न होने का मतलब क्या होता है कि वो अलग अलग तरह के यौगिक होते हैं, गुणों में अंतर होता है, परंतु कुछ बातों में वो समान है, जैसे कि अणुसूत्र समान है, संरचना सूत्र समान है। चलिए साहब बात करते हैं आगे। हम विन्यासी त्रिविम समावयवता की बात करते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यहां पे उसके आइसोमर्स कौन कौन से प्रकार के देखने को मिलेगा? ज्यामितीय और प्रकाशीय, दो प्रकार की समावयवता होती है। कॉन्फ़िगरेशनल में कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का, ज्यामितीय और
प्रकाशीय। मैंने इनका वर्गीकरण पिछले क्लास में बता दिया था, सो यहां पर हम सीधे चल सकते हैं। अब सवाल आता है कि ज्यामितीय समानता क्या है। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, वो ये है द्विबंध के सीमित घूर्णन से, जब द्विबंध के सीमित घूर्णन से समानता उत्पन्न होता है, त्रिविम समानता उत्पन्न होता है, तब इसे कहते हैं ज्यामितीय समानता। इसमें क्या होगा जरा समझेंगे। कोई दो कार्बन है, वो आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। दोनों कार्बन पर जो है, प्रत्येक कार्बन पर दो अलग तरह के समूह जुड़े हुए हैं, ए बी। इस पर भी ऐसा ही दो समूह जुड़े हैं, जो इनमें है वही जुड़ा हुआ है, लेकिन वो दोनों वैलेंसी अलग अलग चीजों से। देखिए, दो कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध से जुड़े हुए हैं, साथ में प्रत्येक कार्बन पर, एक कार्बन पर दो अलग अलग समूह या परमाणु जुड़े हुए हैं। सेम चीजें यहां पर रिपीटाइज हुआ है, वही चीज आया है, ए और बी। अब यहां पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड से दो चीजें जुड़ी हुई, यानी दो रेखाओं या दो स्टिक से जुड़ा हुआ है। मान लेते मैं इन अंगूठों को दिखा रहा हूं आपको, ऐसे ये यहां से दोनों उंगलियां यहां से जुड़ी हुई है। ये एक तरह का विन्यास पैदा करेगा जिसमें अंगूठे एक दिशा में हैं। अगर ये घूम जाए तो ये घूम कैसे सकता है, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के ऐसे हुआ, यानी कि ये सीधा कर देगा हमेशा, या तो ऐसे रखेगा या फिर ऐसे रखेगा। ऐसे हुआ तो देखो अंगूठे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चला गया है। एक स्थिति अंगूठा समान दिशा में, एक स्थिति अंगूठा विपरीत दिशा में है। ऐसे बंद का घूमना द्विबंध के घूमने की वजह से बोला जा सकता है। ऐसे घूमता तो नहीं है, पर ये एक तरह का यौगिक एक दूसरी तरह का यौगिक लगता है ऐसा कि घूम रहा है, लेकिन घूम नहीं रहा है। वो अलग यौगिक है जिसमें ऐसे जमावट हो गई है, एक ऐसे जमावट हो गई, लेकिन बोल कैसे रहे कि अगर एक दूसरे को देखो तो ऐसा लगता है कि घूम गया है, इसलिए घूर्णन शब्द का उपयोग किया गया है, घूम गया है करके। तो देखें, एक स्थिति एक ऐसी दिखाई दे रही है, दूसरा आपको दिखाई देगा इसका, इस कार्बन से ए बी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ए बी जुड़ा हुआ है, ये आपस में जुड़ा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही है। ये भी दोनों सेम है, दो कार्बन है, दो ए है, दो बी है। अणुसूत्र भी समान है, संरचना सूत्र भी समान है, क्योंकि इस कार्बन से ए बी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी ए बी जुड़ा हुआ है, लेकिन बस घूम गया है, विन्यास में अंतर हो गया है। अब बताओ, एक ऐसी बॉन्ड या ऐसे होगा, तो देखिए इस जगह पे इसके घूमने को दर्शा रहे हैं डबल बॉन्ड को। तो एक स्थिति में देख रहे हो, डबल बॉन्ड के एक साइड ए आया और यहां पर एक साइड बी भी आया, लेकिन इसमें क्या हुआ, ए और ए जो है एक के विपरीत दिशा में आया, और ये बी और बी विपरीत दिशा में आया। जब सम दिशा में है, समान दिशा में, तो समपक्ष रूप कहा जाता है इसको, समपक्ष। ये समपक्ष रूप है, यानी कि सिस फॉर्म है। मतलब किस रूप में है, किस रूप में है, ये समपक्ष रूप में है, यानी कि सिस रूप में है। दूसरा क्या है, ये विपरीत दिशा में आ गया है, इसको कहा जाएगा विपक्ष रूप। विपक्ष रूप, इसको कहा जाएगा ट्रांसफॉर्म, इसको कहा जाएगा ट्रांसफॉर्म। एक होगा समपक्ष और एक होगा विपक्ष। तो इसमें दो समवायी बनते हैं। एक बनता ज्यामितीय समानता में क्या हुआ, द्विबंध का सीमित घूर्णन हुआ। शर्त यह है कि इसकी जमावट किस प्रकार की होनी चाहिए, कि दो कार्बन परमाणु में आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, और दोनों में, जैसे इसमें Cl जुड़ा हुआ है, इसमें Br जुड़ा हुआ है, इसमें भी Cl है, ये Br है। मतलब दोनों कार्बन परमाणुओं में दो अलग अलग समूह जुड़ा होगा, प्रत्येक कार्बन परमाणु दो अलग अलग समूह जुड़ा होगा, लेकिन वही चीज दूसरे कार्बन परमाणु में जुड़ा होगा, तब इस तरह की समानता उत्पन्न होता है। ऐसा भी हो सकता है कि सभी अलग अलग हो तब भी यह समानता उत्पन्न होता है, जिसकी डिटेल जानकारी मैं आगे जाकर के बताऊंगा। अभी हमको एक शुरुआती दौर पे इस चीज को समझना है, और कैसे नामकरण किया जाएगा, किस प्रकार से, उनके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल तो इस जगह पर ऐसे किया जा सकता है, ये है
आपने देखा। तो ये किस रूप में है बताइए? ये इस डबल बॉन्ड के साथ समान दिशा में Cl है और अब ये भी Br भी समान दिशा में, तो ये सिस फॉर्म है। ये विन्यास कैसा है? सिस रूप में है। और दूसरा हम और क्या हो सकता है जरा देखें, Cl Br और समान विपरीत दिशा में Cl और Br विपरीत दिशा में। ये Cl विपरीत दिशा में, समान समूह विपरीत दिशा में है, समान समूह विपरीत दिशा में है, तब इसको कहा जाएगा ट्रांसफॉर्म। चलिए कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, उससे पहले कुछ और ये दिखाया गया है। ये देखिए डबल बॉन्ड ऐसे हमने ऐसे करके दिखाया था, इसने ऐसे खड़े करके दिखा दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अलग समझेंगे, ये बॉन्ड का ऐसे घूमना होता है। तो ये समान दिशा में ए है, बॉन्ड के एक साइड ऐसे देखा करिए, ये बंद क्या बोलते हैं, बंद कैसे दिया गया है। डबल बॉन्ड ऐसे हमने लिखा है, तो आप कैसे चेक करेंगे इसको, ये भी देख लेते हैं। आप कभी भी चेक करते हैं तो कैसे चेक करेंगे? बंद की दिशा में चेक करेंगे ऐसे। अब एक ही साइड में ए है तो ये सिस फॉर्म हुआ। अपोजिट डायरेक्शन में अगर हो गया ये समान परमाणु में, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, बी भी ट्रांसफॉर्म हो गया। चलो कुछ एग्जाम्पल पे बात करते हैं। और यहां पर कुछ एग्जाम्पल हमने आपको दिखाए हैं, उन एग्जाम्पल्स को पहले देख लीजिएगा। ये किस प्रकार की यौगिकों में पाया जाता है, यही बात यहां पर लिखे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन। इस प्रकार की समावयवता एल्कीन के ऐसे व्युत्पन्नों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें द्विबंध होता है, द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं के साथ दो भिन्न समूह जुड़ा हुआ है, तब ऐसा होता है। अब ऐसा हो जाए कि डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है लेकिन एक में दोनों हाइड्रोजन समान है और इस जगह पर दो अलग अलग चीजें जुड़ी हुई है। चलिए मैं एग्जांपल को लेके चलूंगा। Cl जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसको घुमा भी दोगे तो वही चीज मिलेगा आपको। H, ये देखिए Br और Cl। अब क्यों है एक ही जैसा है कि H, देखो इसके साथ तुलना करेंगे, H के साथ H की दिशा में Cl है, H की दिशा में Br है, यहां पर भी H की दिशा में Br है, H की दिशा में Cl है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इस जगह पे जुड़ा हुआ समूह दो अलग अलग हो सकता है कि इस जगह पर CH3 जुड़ा होगा, इस जगह पर I जुड़ा होगा, तो भी इसमें ज्यामितीय समावता है। बस इस कार्बन पर जुड़े हुए दोनों समूह अलग अलग होना जरूरी है। ज्यामितीय समावता होने के लिए जरूरी है कार्बन की दोनों वैलेंसी के साथ जो बचे हुए दो वैलेंसी है उनके साथ जुड़े हुए समूह अलग अलग हो, यही कंडीशन है। और ये इनसे आपस में मैच भी नहीं कर रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन इस जगह पर हम सिस और ट्रांस बोलना हमारे लिए आसान नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ गहराई में बातों को समझना पड़ेगा, एडवांस फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। तो आज कितने प्रकार के समझौता होता है उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद ज्यामितीय समझौता के कौन कौन से रूप होते हैं, प्रकाशीय समझौता के और भी कौन कौन से रूप होते हैं, किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, इनके बारे में भी बात करेंगे। इसी तरह संरूपण के बारे में भी गहराई में बात करेंगे। तो सबके आप एक तरह से आप पहले स्टीरियो समझौता का एक शुरुआती बेसिक रूप देखेंगे आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इनके बहुत ही गहराई वाली बात करने वाले हैं। तो शुरुआत कर देते हैं। चलिए क्या क्या है इसमें। चलिए देखिए, तो आपने कुछ समझा यहां पे, तो यही बात बोला गया। तो इस तरह से यहां पर इसको प्रदर्शित करने के लिए एक लाइन में हमने लिखा ए बी सी डबल बॉन्ड सी बी ए। इस प्रकार की यौगिकों में देखने को मिलेगा। समान पक्ष में हो तो सिस आइसोमर कहलाता है और विपरीत पक्ष में हो तो विपक्ष आइसोमर कहा जाता है। इस प्रकार की समझौता को समपक्ष और विपक्ष रूप समझौता कहते हैं। चलिए हमने यहां पर देखा है, कुछ एग्जाम्पल पे बात करते हैं। चलिए ये देखिए, एक एग्जाम्पल हमारे पास है मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड सिस फॉर्म है और फ्यूमेरिक एसिड ट्रांसफॉर्म है। चलो चेक करते हैं। एग्जाम्पल,
यहां पर दो चीजें, एग्जाम्पल को मैं इस तरह लिखता हूं, C डबल बॉन्ड C H H C O OH C O OH। दूसरा है H C O OH C O OH H। यहां पर देख रहे हैं कि H H समान दिशा में है, तो ये सिस फॉर्म है, और ये H H विपरीत दिशा में और ये समान दिशा में, तो ये भी विपरीत दिशा में। देखो ये समान दिशा में है, ऐसे बॉन्ड को काटना है बंद के दिशा में, तो एक पक्ष में कार्बोक्सिलिक समूह आ गया, दूसरे पक्ष में H आ गया। यहां पर कार्बोक्सिलिक विपरीत पक्ष में, H विपरीत पक्ष में, तो ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्म, ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्म। अब सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म को थोड़ा समझें। इस यौगिक को सिस फॉर्म में जब ये यौगिक होता है तो इस यौगिक को कहा जाता है मैलेइक एसिड। क्या कहा जाता है? यहां पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैलेइक एसिड। ये यौगिक, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर, ये इसका पहले आईयूपीए से नाम लिख देता हूं, 1 2 3 4। तो क्या है ये? 4 है तो ब्यूट है, सेकेंड कार्बन पर इन है तो 2 इन, और ओ कितने पर है? 1 और 4 पर, 1 2 3 4, 1 4 डाई ओइक एसिड। सेम नेम इसका भी होगा, क्या नाम होगा? ब्यूट 2 इन 1 4 डाई ओइक एसिड। परंतु दोनों के नाम में एक बात ध्यान रखना है, सिस फॉर्म है तो इसमें सिस रूप में आ रहा है, तो अगर हम ज्यामिति को दर्शाना चाहते हैं या इसकी समानता को बताते हैं तो इसका नाम हो जाएगा सिस। ये कर लिखना पड़ेगा, सिस ब्यूट। ये चीज ऐसे लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? नाम के साथ शुरू में ट्रांस। अब इस जो सिस ब्यूट 2 इन 1 4 डाइओइक एसिड है, इसका एक नाम दे दिया गया है साधारण नामकरण में, वो है मैलेइक एसिड। ये मैलेइक एसिड है और ये है फ्यूमेरिक एसिड। ये है फ्यूमेरिक एसिड, मैलेइक एसिड और ये फ्यूमेरिक एसिड है। तो आपने समझा कि मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में कौन सी चीज है? ये ब्यूट 2 इन 1 4 डाइओइक एसिड है। हम कुछ और एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। चलिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था उसी को बताता हूं। ये CH3 मैंने लिखा H, CH3H डबल बॉन्ड है, तो ये स्ट्रक्चर होगा। अब देखो कि और क्या हो सकता है, ये C डबल बॉन्ड, ये CH3 है और CH3 है, H H। नाम क्या होगा? 1 2 3 4 4 कार्बन है, ब्यूट 2 इन है, ये ब्यूट 2 इन है, लेकिन ये सिस फॉर्म में, इसलिए मैं बोलूंगा सिस ब्यूट 2 इन। ये नाम हो गया विन्यास के आधार पर, और इसका नाम क्या होगा? ट्रांस ब्यूट 2 इन। अब एक बात जानना जरूरी है कि किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, किसकी ऊर्जा कम होगी। तो थोड़ा सा समझें, ऊर्जा किस यौगिक की ऊर्जा ज्यादा है? तो आप याद रखना, सिस फॉर्म में क्या देख रहे हो कि एक ही दिशा में है तो एक दूसरे में प्रतिकर्षण ज्यादा रहेगा। ट्रांसफॉर्म में विपरीत दिशा में तो प्रतिकर्षण कम रहेगा। समान चीजें एक दूसरे को अधिक प्रतिकर्षित करती हैं, ये आप जानते होंगे। इस तरह से अगर विपरीत दिशा में है तो इसको फैलाव बढ़ गया, तो इसमें
कम ऊर्जा होगा। तो सिस की ऊर्जा ज्यादा होगी, प्रतिकर्षण में है, और इसमें प्रतिकर्षण कम रहेगा तो कम होगा। तो देखिए सिस फॉर्म की ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है ट्रांसफॉर्म के रूप में। और यही कारण है कि स्थायित्व की बात करें तो अधिक स्थायी होगा जिसकी ऊर्जा कम है। तो सिस फॉर्म की तुलना में ट्रांसफॉर्म की ऊर्जा स्थायित्व तो अधिक होगा। तो हम यहां पर अगर पूछें कि भाई सिस ब्यूटूइन और ट्रांस ब्यूटूइन में कौन अधिक स्थायी है, तो आप क्या जवाब दोगे, सर ट्रांस ब्यूटूइन अधिक स्थायी होगा। और भी एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं होगी ना। तीसरा एग्जाम्पल देखें, हमने ऊर्जा के साथ बात किया, चलिए CH3 Cl Cl, ये क्या हुआ, सिस। तो सिस डाइक्लोरो, सिस कहां पर, डाइक्लोरो कहां पर है, 1 2 3 सिस 2 3 डाइक्लोरो। फिर ये क्या होगा, ब्यूट, तो ब्यूट भी सिस फॉर्म में है, तो चाहे तो लिख सकते, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये सिस में आ गया तो ये तो सिस में होगा ही होगा। तो यहां पर होगा ब्यूट 2N। और क्या इसका समावयवी, ज्यामिति समावयवी कौन सा होगा, CH3 Cl। क्या लिखेंगे नाम, ट्रांस 1,2 डाई क्लोरो ब्यूट 2N। इस तरह से बहुत सारे यौगिकों में आप इस चीज को दर्शा सकते हो, दिखा सकते हो, जिसमें हाँ ये शर्त बस ये है कि इस जगह पर दो कार्बन के बीच में कहीं पर डबल बॉन्ड हो, यानी वो एल्किन कंपाउंड होगा, या आगे जाकर के ये भी आप लोग देखने वाले हो कि C डबल बॉन्ड N, इनमें भी ज्यामिति समानता होगा, CH3H। ये देखें एक दिशा में HH विपरीत दिशा में आ रहा है, और इसको क्या कहते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। हम यहां पर हड़बड़ी में कोई चीज नहीं बताना चाहते आपको, ताकि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ हो, तकलीफ से बचाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे आपको। इसका दूसरा रूप क्या देखने को मिलेगा, CH3H इस तरह की संरचना। तो देख रहे हैं, ये एक्चुअली देखा जाए H अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर H अपोजिट डायरेक्शन में, ये समान डायरेक्शन में। तो इसका क्या मतलब है, तो यहां पे भी ज्यामिति है, पर इसकी अलग बातें, इसके लिए मैं बात करूंगा, पहले इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। हो गया, क्लियर है। तो ज्यामिति समानता में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, यानी किसी एल्केन में होता है, पर दोनों कार्बन में, हर एक कार्बन की जो संयोजकता होती है, दो संयोजकताएं बची, उसमें अलग अलग परमाणु या अलग अलग समूह जुड़ा होना चाहिए। सेम दूसरे कार्बन में भी अलग अलग समूह या अलग अलग परमाणु जुड़ा होना चाहिए। ये देखिए एक और चीज देखने को मिलेगा, CH3 C2H5, यहां पर मैं Cl ले लेता हूं, यहां पर H ले लेता हूं। तो ये देखिएगा तीन अलग अलग प्रकार की चीजों से हम बात कर रहे हैं। ये जो इधर देख रहे हैं एग्जांपल, ये पहले टाइप का हो गया, ए टाइप का। इस तरह के नामकरण के लिए अलग बातें होंगी, ये बी टाइप का हो गया और ये सी टाइप का हो गया। बी और सी टाइप का जो संरचनाएं होती हैं, जिसमें आप क्या देख रहे हो कि इसमें तो आपने नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है डबल बॉन्ड से, यहां पर आपने कार्बन कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये चारों वैलेंसी अलग अलग चीजें हैं, चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़े होते हैं। तब की स्थिति में हम इनका नामकरण कैसे करेंगे, इनके बारे में भी बातचीत होगी।
इसमें से किसको सिस और किसको ट्रांस कहा जाएगा, इसके पीछे भी बात होगा। क्या हम सिस और ट्रांस का ही उपयोग करेंगे या दूसरी चीजों का उपयोग करेंगे, एक बार आप स्टडी करके आओ, ताकि आपको भी जब हम पढ़ाएं तो आपको एक एक बातें समझ में आए। अन्यथा क्या होगा कि हम तो पढ़ा देंगे पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे पढ़ाने के बाद आप किसी चीज को ढूंढने लगे, सीखने लगे, उससे पहले थोड़ा सा रिसर्च करिए कि इस तरह की चीजों के लिए हम क्या नामकरण करेंगे। तो ये गहराई में पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा एक टाइम दे रहे हैं। ये आपके पहले शुरुआती कोर्स ये है जो कि आप 11th बेस पर पढ़े हो, अब इसको एडवांस बेस पर करेंगे। चलो साहब आगे बात करते हैं। प्रकाशीय समानता। प्रकाशीय समानता शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाशी प्रकाश से संबंधित है। और कैसे प्रकाश से संबंधित है, ध्रुवीय, ध्रुवीय प्रकाश से, जिसको ध्रुवण घूर्णक, ध्रुवीय प्रकाश किरण, यहां पर ध्रुवण होगा, घूर्णन होगा, ध्रुवीय प्रकाश का घूर्णन होगा। यानी कि वो जो पदार्थ है, पदार्थ की एक विशेषता होती है कि जो ध्रुवीय प्रकाश है उसको रोटेट कर देती है, घूर्णित कर देती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देती है। ये कैसे, ये सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये ध्रुवीय प्रकाश किरण क्या है, फिर हम आगे बात करते हैं। ध्रुवीय प्रकाश किरण समझेंगे कि जो प्रकाश है ये प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो किरणें होती हैं उनके बारे में पता है कि प्रकाश किरण ऐसे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ऐसे चलती हैं, तरंगों के रूप में ऐसे बहती हैं। ऐसे अगर मैं आपकी तरफ लेके जाऊं तो आप समझ सकते हैं कि तरंगे ऐसे जा रही हैं आपकी तरफ, या हो सकता है कि ऐसे भी जा रही हैं, या हो सकता है कि ऐसे जा रही हैं। ऐसा बंधा हुआ तो है ही नहीं है कि मतलब एक ही दिशा में जाएगा। तो प्रकाश किरण चाहे ऐसे हो, तो जो नॉर्मल जो लाइट होता है उसमें जो किरणें होती हैं वो सभी दिशाओं में, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी सभी दिशाओं में चल रही होती है। मतलब ये जो किरणें निकल रही हैं वो क्या होगा, इसको अगर मैं देखूं तो ये प्रकाश किरण ऐसे होते हुए हमारी तरफ आ रही है, या ऐसे होते हुए आ रही है, या ऐसे या ऐसे, या किसी भी दिशा में वो घूमते मतलब तरंगित होते हुए आपके दिशा में आ रही है, किसी वस्तु से टकरा रही है। तो ध्रुवीय प्रकाश किरण जिस सोर्स से निकलती है, अगर उसमें सभी तरह की किरणें हैं तो उन किरणों को कहा जाएगा अध्रुवीय प्रकाश किरण। अध्रुवीय प्रकाश किरण क्या बोलेंगे, अध्रुवीय प्रकाश किरण कहेंगे इसको। लेकिन एक फिल्म होता है, एक प्लेट होता है पारदर्शी, वो कहां पे मिलेगा, आपके स्मार्ट वॉच का स्क्रीन होता है ऐसा, आपके जो टीवी हैं, जो फ्लैट टीवी आता है आपके यहां, एलईडी या एलसीडी जो भी टीवी है, उसका जो स्क्रीन है उसकी एक फिल्म निकालो, वो भी वही फिल्म से बना होता है। इसी तरह से आपका कैलकुलेटर है, आपका मोबाइल है, जो भी स्क्रीन आता है आज की डेट में, वो सारे स्क्रीन क्या होते हैं, उस पर एक ध्रुवण घूर्णक, उसमें एक स्क्रीन लगा होता है जिसको कहा जाता है पोलराइजर, या फिर कहा जाता है ध्रुवण घूर्णक फिल्म, जिसको निकोल प्रिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, ध्रुवक फिल्म या ध्रुवक फिल्म या पोलराइजर कहा जाता है, जिसको निकोल प्रिज्म के नाम से जाना जाता है। इसको यहां पर दर्शाऊंगा मैं, ये पोलराइजर, ध्रुवक फिल्म या पोलराइजर।
ये क्या करता है, जो किरणें सभी दिशाओं से तरंगित होते हुए आ रही हैं, उनमें से जब ये किरणें गुजरती हैं तो केवल एक तरंगों को ही आने देता है, बाकी सबको रोक लेता है। इसलिए जब इस फिल्म को कभी भी देखोगे लाइट में, तो आपको यह नजर आएगा कि पूरी रोशनी आपके तरफ नहीं आती है, बहुत सारी रोशनी कम हो जाता है, यानी थोड़ा सा ग्रे कलर का दिखाई देता है। तो इस तरह से इनमें से आपको मिलेगा किरण का एक दिशा में आने वाली किरणें, क्योंकि ये जो पोलराइजर है उसमें बारीक इस तरह से स्लिट होती हैं, बहुत बारीक, जिसमें से सारी किरणें निकल तो क्या बोलते हैं, एक ही दिशा में तरंगित होते हुए किरणें निकलती हैं, बाकी किरणें यहां पर रुक जाती हैं। बिल्कुल ऐसे समझो एक तरह का दरवाजा होता है, एक तरह की खिड़कियां होती हैं। इस खिड़की का को अगर मैं ओपन करूं तो ये खिड़की कुछ ऐसा है, मान लेते हैं। इसमें दोनों, इनके बीच से मैं एक रस्सी गुजारता हूं, एक रस्सी गुजारता हूं। आप मान के चलो एक आपके घर में एक लंबी से ऐसे लंबी से खिड़की है, इसमें एक डोर रख देता हूं, आप एक तरफ पकड़े हो, मैं एक तरफ पकड़ा हूं। अगर मैं रस्सी को ऐसे ऊपर नीचे करूंगा तो आप जानते हो कि ये तरंगित होते हुए, ये इसकी तरंगे जो है इससे होते हुए निकल जाएंगी, इस खिड़की से होते हुए निकल जाएगा। लेकिन मैं अगर उसको ऐसे करूंगा तो तरंगे तो जाएंगी पर इस खिड़की के आगे नहीं जा पाएगा। वैसा ही होता है, प्रकाश किरणें जो होती हैं एक ही दिशा की तरंगे निकलती हैं, बाकी दूसरे दिशा की जो तरंगे हैं, मतलब ऐसे बस करूंगा वो निकलेगा, ऐसे वाले तरंगे नहीं निकलेंगी, ऐसे वाले तरंगे नहीं निकलेंगे, ऐसे वाले तरंगे नहीं निकलेंगे। यही होता है, मतलब ये तरंगों को रोक देती है। ये तरंगों को क्या करती हैं, रोक देती हैं। तरंगे को किस तरंगों को रोक देती हैं कि एक दिशा से आने वाले तरंगों को छोड़कर बाकी दिशाओं से आने वाली तरंगों को रोक देती है, प्रकाश को रोक देती है। तो इस तरह से इस प्रकाश को कहा जाएगा ध्रुवीय प्रकाश, पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवीय प्रकाश कहा जाएगा। ये हमने कहा था यहां पे ध्रुवीय प्रकाश किरण को घुमा देती है, घूर्णित कर देती है। जो यौगिक ध्रुवीय प्रकाश किरण को घूर्णित कर देती है उन्हें प्रकाशीय यौगिक कहेंगे। वो दो प्रकार का होता है, एक है क्लॉकवाइज घूर्णित करती है और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज घूर्णित करती है। यानी हम जरा इस बात को समझें यहां पे कि अब इस प्रकाश किरण को मैं एक विलयन से गुजारता हूं, किसी पदार्थ के विलयन से गुजारता हूं, का विलयन, किसी पदार्थ के विलयन से गुजारता हूं, तो ये या तो इस ध्रुवित किरण को, ये ध्रुवीकरण को या तो ये क्लॉकवाइज ऐसे घुमा देगा या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। ये प्रकाश किरण को या तो वो क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये मैं कैसे पता लगाऊं कि वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसका भी तरीका है, बस बताता हूं मैं आपको। यहां से यहां तक की बातें आपको शायद समझ में आ गई होंगी कि साधारण प्रकाश किरण अध्रुवी प्रकाश किरण होता है, यानी इसमें सभी दिशा में तरंगित होती हुई किरणें होती हैं, जिसको ध्रुवण घूर्णक फिल्मों से गुजारते हैं या यूं पोलराइजर से गुजारते हैं, जिसको निकोल प्रिज्म कहा जाता है, जिसको निकोल प्रिज्म कहा जाता है, से गुजारते हैं, तो वो हमें ध्रुवीय प्रकाश किरण प्राप्त होता है। यही ध्रुवीय प्रकाश किरण की हमको जरूरत है। ध्रुवीय प्रकाश किरण को अगर आपने, देखिए आपने ध्रुवीय प्रकाश किरण को, देखो ध्रुवीय प्रकाश किरण कहां से प्राप्त की, यहां से प्राप्त की। अब इस ध्रुवीय प्रकाश किरण को अगर आपने एक दूसरा ध्रुवण घूर्णक से देखेंगे, ये भी निकोल प्रिज्म है, निकोल प्रिज्म है, जब इससे देखेंगे तो आप देख रहे हो कि एक दिशा में पूरी लाइट दिखाई देगी
लेकिन अगर थोड़ा सा इसको घुमा दो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी जो लाइट है थोड़ा कम हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान समझेंगे। ध्रुवीय प्रकाश किरण आ रही है, मैंने एक निकोल प्रिज्म रखा है, एक फिल्म रखा है, स्लाइड रखा है, स्लाइड जैसा रहेगा, तो मैं उसको सीधा किसी एक दिशा में देखूंगा तो पूरी लाइट दिखाई देगी। अगर उसको थोड़ा घुमाऊंगा तो लाइट जो आने वाली प्रकाश है वो थोड़ा कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, अब पूरी तरह से लाइट कम हो जाएगा। फिर और घुमाऊंगा तो फिर लाइट बढ़ने लगेगा, दिखेगा। और आप समझ लो इसका क्या मतलब है। जो लाइट एक दिशा में आ रही है, तो पहले ये जो क्या था आपके पास निकोल प्रिज्म था, उससे प्राप्त होने वाली जो लाइट थी ये ध्रुवित हो गया। इसी को मैं देख रहा हूं इनसे, तो क्या हुआ, तो ये मुझे पूरी पूरी लाइट दिखाई देने लगी, क्योंकि इसका स्लिट ये और इसका स्लिट समान दिशा में है, इसलिए स्लिट मतलब उसकी छिद्र जो है समान दिशा में है, तो वो तरंगों को ऐसे ही गुजार सकता है। लेकिन मैंने इसको घुमाया तो क्या हुआ, इसका स्लिट थोड़ा घूम गया, तो ये जो आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं जो ऐसे तरंगित हो रही थी वो पूरा नहीं गुजर पाता, कम होने लगेगा। अब मैंने पूरी तरह घुमा दिया तो ये वाली तरंगे इसमें से गुजर ही नहीं पाएगा, हमें लाइट दिखाई नहीं देगा। बस यही कहानी है इसकी। लाइट पूरी तरह गुजर नहीं पाएगा और हमें लाइट दिखाई नहीं देगी, अंधेरा दिखाई देगा, यानी इधर से लाइट आ ही नहीं रही, हमें ऐसा लगेगा। अब समझना है कि मैंने इसके बाद ये प्रकाश किरण को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। इस बात का पता लगाने के लिए मैंने यहां पर कि ये घुमाता है कि नहीं घुमाता है, ये फिर से मैं एक निकोल प्रिज्म रखता हूं, निकोल प्रिज्म रखता हूं, ये लीजिए, और इस जगह से मैं देखता हूं। ये आंख है मेरी, मैं यहां से देखता हूं। अगर प्रकाश को इसके रखने और नहीं रखने दोनों स्थिति में पूरा लाइट दिखाई दे रहा है, तो रखने पर अगर इस पदार्थ के विलयन को रखने पर पूरा लाइट दिखाई दे रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये प्रकाश को घुमाता नहीं है। मैंने दूसरा पदार्थ चेंज किया, फिर मैंने देखा तो वो लाइट कम नजर आ रहा है, इसका मतलब है वो प्रकाश किरण को घुमा दे रहा है। क्योंकि अब घुमाए कि नहीं इसको भी चेक करेंगे, तब इसको जैसे अपन कैमरे में लेंस घुमाते हैं ना, वैसे ही इसको घुमाना है। घुमा के देखेंगे कि अगर ये पहले स्थिति की तुलना में अब रखने के बाद लाइट कम हो गया, तो मैं इसको घुमा के देखूंगा किसी एक दिशा में, या तो मैं क्लॉकवाइज की तरफ घुमा रहा हूं तो लाइट बढ़ रहा है, या एंटी क्लॉक घुमा रहा हूं तो लाइट बढ़ रहा है। तो जिस दिशा में लाइट बढ़ रहा है उस तरफ घुमाता हूं तो कितना इन्होंने अधिकतम लाइट मुझे दिखाई दे रही है। अधिकतम लाइट दिखाई दे रही मतलब उसने मान लेते हैं कि मैंने इसको घुमाया है 30 डिग्री मैंने घुमाया है, और ये लाइट जो है अब मुझे पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है इसने 30 डिग्री प्रकाश को घुमा दिया इस पदार्थ ने, यानी ध्रुवीय प्रकाश को इन्होंने 30 डिग्री घुमा दिया है। किस दिशा में घुमाया, जब मैंने क्या बोलते क्लॉकवाइज घुमाने पर ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज 30 डिग्री घुमाने पर इसका पूरा राइट दिखाई दे रहा है। उल्टा भी हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है किसी एंगल पर। तो ये देखें, जो पदार्थ ध्रुवीय प्रकाश किरण को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है उस पदार्थ को ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहते हैं, यानी प्रकाशीय समावयवी कहलाता है। ग्लूकोज हमारे पास दो प्रकार का होगा, एक क्लॉकवाइज घुमाने वाला, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला। क्लॉकवाइज घुमाता है उसको हम डी ग्लूकोज कहते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज कहते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है उसको एल ग्लूकोज कहते हैं। तो हम इनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, तो किस तरह के पदार्थ हैं, उनकी संरचना में क्या खास बात है कि वो प्रकाश को घुमा देता है और कुछ नहीं घुमा पाते हैं। कौन क्लॉकवाइज घुमाएगा, कौन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए हम इनके बारे में बात करते हैं, इनको आप एक बार समझ लीजिए। प्रकाशीय समवायता किसमें होनी चाहिए या किसमें होती है, वो देखिए।
चलिए देखिए, जिन यौगिकों में किरालिटी पाई जाती है, जिन यौगिकों में क्या पाई जाती है, किरालिटी यानी कि किरालता पाई जाती है, वह क्या करता है, ध्रुवीय प्रकाश किरण को घूर्णित कर देता है, घुमा देता है। यहां पर किरालिटी शब्द का ध्यान रखना। जिन यौगिकों में किरालिटी पाई जाती है, ये शर्त है कि किरालिटी हो, और किरालिटी या चिरालता या चिरालिटी क्या होता है इसके बारे में पहले बात करते हैं। किरालिटी या चिरालता, किरालिटी, चिरालिटी, चिरालिटी, किरालिटी, किरालता, चिरालता शब्द का देखेंगे। किसी कार्बनिक यौगिक में कोई कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से जुड़े होते हैं, तो वह अपने दर्पण प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं हो सकते हैं। इस घटना को किरालिटी कहते हैं। यहां पर दर्पण प्रतिबिंब रूप में बाद में जाना, पहले समझना कि कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग, ये कार्बन है, कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं और वो अलग अलग चीजों से जुड़ा होता है। ए बी सी डी, ये अलग अलग परमाणुओं से जुड़ा होता है, ये अलग अलग समूहों से जुड़ा होता है। तो इस कार्बन को मैं कहूंगा किरेल कार्बन। ये कार्बन कैसा है, किरेल कार्बन। और किरेल कार्बन को मैं कहूंगा किरेल पॉइंट, किरेल बिंदु, किरेल पॉइंट, किरेल पॉइंट। तो किसी कार्बनिक यौगिक में किरेल पॉइंट है कि नहीं या किरेल कार्बन है कि नहीं, इस बात को देखने का तरीका है कि उनकी चारों संयोजकताएं अलग अलग चीजों से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। जैसे इस कार्बन परमाणु के बारे में बात करते हैं, CH3 OH HCl। देखें आप ये इस कार्बन परमाणु को, इस कार्बन परमाणु पर आप ये देख रहे हो कि इससे एक Cl जुड़ा हुआ है, एक O जुड़ा हुआ है, एक C जुड़ा हुआ है और एक H जुड़ा, या यूं कह सकते हैं एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है और एक Cl जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन जो है एक किरेल कार्बन है। मैं इसको स्टार से दर्शा देता हूं। तो जिन यौगिकों में किरेल कार्बन होता है वो प्रकाशीय समता दर्शाता है, वो प्रकाश किरण को, ध्रुवीय प्रकाश किरण को या तो वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है। हमने यहां पर कुछ चीजों को समझा है कि ध्रुवीय प्रकाश किरण को कौन कैसे घुमा सकता है, कौन नहीं घुमा सकता है। तो चलिए यहां पर आपने ये देखा, फिर दूसरी बात देखते हैं। कार्बन CH3 CH2 CH OH, इसमें देखो CHOH Cl, यहां पर क्या नजर आ रहा है, C पर, इस C पर 3 H जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन किरेल कार्बन नहीं, क्योंकि यहां पर 3 समान समूह है। इस पर चेक करो, इसमें 2 समान समूह है, ये अलग हो गया। तीसरी बात है कि H है, OH है और Cl है, ये कार्बन परमाणु किरेल कार्बन है। लैक्टिक एसिड COOH CCH3 OH H, इस कार्बन को ध्यान से देखिए, ये भी किरेल कार्बन है। इस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग, देखो ये अलग परमाणु हो गया, अलग समूह हो गया, अलग समूह हो गया, अलग समूह हो गया। तो कोई परमाणु HCl FI ये किरेल कार्बन है। टार्टारिक एसिड COOH CCCOOH OH HOH H, यहां पर भी देख रहे हो, यहां पर 2 किरेल कार्बन है। इस कार्बन से भी अलग अलग चीजें जुड़ी हुई हैं, इस कार्बन से भी, मतलब कोई 2 समूह या 2 से अधिक समूह समान नहीं होना चाहिए। मतलब 2 संयोजक, 4 संयोजकताओं में से चारों में से अलग अलग चीज जुड़ा हो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो अपने दर्पण प्रतिबिंब रूप
पर अध्यारोपित नहीं हो पाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे C के साथ ये जुड़ा हुआ है A B C D, अगर मैं इसको दर्पण में देखता हूं तो मुझे एक नई संरचना नजर आएगा, नई व्यवस्था नजर आएगा। संरचना तो वही है, व्यवस्था नजर आएगा। C जो D इस साइड है वो इस साइड नजर आएगा और B जो राइट साइड है उसमें लेफ्ट साइड होगा। तो ये दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब है। अब दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब जैसा एक और यौगिक है, उसको कहेंगे हम दर्पण प्रतिबिंब रूप कहेंगे। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन होता है यहां पर, बच्चे इस चीज को फील नहीं कर पाते। यार याद होना अलग चीज है, उसको फील कर पाना, समझ पाना एक अलग चीज है। हम यहां पर कह रहे हैं एक दो यौगिक हमारे पास है, एक वो जो आप देख रहे हैं, एक वो जो दर्पण में दिखने वाले फोटो के जैसा, दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब जैसा संरचना वाला, यानी ये एक अलग यौगिक दर्पण प्रतिबिंब रूप कहा मैंने, यानी कि वो यौगिक दर्पण का प्रतिबिंब नहीं है। मैं यहां पर खड़ा हूं, यहां पर दर्पण लगा हुआ, अंदर में जो है वो उससे बात करोगे तो वो जवाब नहीं देगा, वो दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं है। मैं यहां पर हूं, मेरे जैसा बिल्कुल ऐसा आदमी, जैसे कि मेरे पास यहां पर इस हाथ में मेरे ये पेन रखा हूं, तो वो एक आदमी यहां पे खड़ा हुआ है, वो मैंने जैसे रखा है हाथ देखिए, बिल्कुल वो आदमी ऐसा कुछ रखा होगा इस जगह पर, और जैसा मैं दिख रहा हूंगा उससे जस्ट अपोजिट, जैसे मैंने ऐसे हेयर कट किया है तो उसका हेयर कट ऐसा होगा, ये आदमी यहां पे खड़ा है, वो आदमी मेरा दर्पण प्रतिबिंब रूप है। दर्पण प्रतिबिंब कौन सा हुआ, दर्पण में दिखने वाला, और दर्पण प्रतिबिंब रूप मतलब वो है आपके पास, असल में है। तो ये बता रहे हैं हम आपको, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप है या ये इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप है, यानी कि मैं उस इंसान का दर्पण प्रतिबिंब रूप हूं या वो मेरा दर्पण प्रतिबिंब रूप है। मुझे आप दिल्ली भेज सकते हो, उसे आप मुंबई भेज सकते हो, लेकिन दर्पण में जो दिखने वाला प्रतिबिंब है उसे कुछ नहीं कर सकते, मुझे ही भेज सकते हो। अब समझ में आई? तो ये दो अलग यौगिक है, एक यौगिक ये हुआ और दूसरा यौगिक ये हुआ। अगर इसको उठा करके इसके ऊपर रखता हूं तो आप देख रहे हो कि C को ढक रहा है, A को ढक रहा है, C को ढक रहा है, लेकिन B जो है D को ढक रहा है और D जो है B को ढक रहा है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर ऐसा होता तब इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। उसको दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं कह सकते, वो सेम है, डुप्लीकेट है, क्लोन है। इसको इस पर ऐसे रखता हूं तो हर कोई समान समूह से ढक जाएगा, तो ये अध्यारोपित हो गया। अध्यारोपित ना हो ये भी एक बात है। तो यहां पर यही लाइन लिखा गया है, जब किसी कार्बनिक यौगिक में कोई कार्बन परमाणु चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूह या परमाणु से जुड़े होते हैं तो वह अपनी दर्पण प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं हो सकता है। इस घटना को किरालिटी कहते हैं, किरालता कहते हैं। जैसे अगर हम लोग जैसे पढ़ाई करते समय ये बोलते हैं कि भाई ए का दर्पण ए में किरालिटी नहीं है क्योंकि वो दर्पण प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित हो जाएगा, किरालिटी नहीं है। बी पर किरालिटी है क्योंकि अगर दर्पण प्रतिबिंब रूप मैं यहां पर दिखाता हूं तो ये है, और ये इसको एक दूसरे पर रखेंगे, बी को ए पर रखेंगे तो क्या होगा, बी को बी दर्पण प्रतिबिंब रूप पर रखेंगे तो ये ऐसा होगा, यानी अध्यारोपित नहीं करा। तो जब अध्यारोपित नहीं होता है तो उसमें किरालिटी होती है, और इसमें तो ओ में किरालिटी नहीं है, बी में किरालिटी है, सी में किरालिटी है, बी में किरालिटी, सी में किरालिटी, डी में किरालिटी है, ठीक है। एम में किरालिटी होगा कि एन का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। एम में किरालिटी नहीं है क्योंकि एम दोनों एक दूसरे को ढक लेगा। एक्स में किरालिटी नहीं है,
ठीक है, तो देख लें किरिलिटी। अच्छा, आपके हाथों हथेलियां भी, उसमें भी किरिलिटी है। कैसे? अगर देखो तो इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप ये है। इसको मैं ऐसे रख करके अध्यारोपित करूं तो क्या होगा? क्या अंगूठा अंगूठा को ढक रहा है? छोटी उंगली को ढक रहा है? नहीं, अध्यारोपित नहीं हो रहा है, तो इसमें किरिलिटी नहीं है। तो किरिलिटी किसमें है, किसमें नहीं है, किरिलिटी का मतलब क्या है आपको समझ में आ गया होगा। जिसमें किरिलिटी होगा, जैसे इस यौगिक में देखो लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड में किरिलिटी है, प्रकाशीय समानता है, और ये किरिलिटी इसमें है, लेकिन ये सक्सिनिक एसिड में किरिलिटी नहीं है। जिसमें किरिलिटी वो प्रकाशीय सक्रिय होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जिसमें है लेकिन इसमें कंपाउंड सिर्फ एक ही तल पर होगा, यानी कि उसकी तरंगे जो होगी एक ही दिशा में मिलेंगी। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। प्रकाशीय समानता के लिए शर्त हुआ किरिलिटी का होना। इस घटना को प्रकाशीय समानता कहते हैं। प्रकाशीय समअवयवियों की संरचना तथा भौतिक व रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, किंतु उसके प्रकाशीय गुण में भिन्नता होता है। यानी प्रकाश को कोई क्लॉकवाइज घुमाता है, कोई एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। समअवयवी समतल ध्रुवी प्रकाश किरण के तल को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाता है, उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, तो उसे दक्षिण घूर्णक या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। इसको स्मॉल डी से दर्शाते हैं या प्लस से दर्शाते हैं। जो समतल ध्रुवी प्रकाश किरण को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाता है उसको लिवोरोटेटरी या एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, उसको क्या कहा जाता है? लिवोरोटेटरी या वाम घूर्णक कहा जाता है। क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वामावर्त कहलाता है। इसको हम स्मॉल एल से दर्शाते हैं या माइनस से दर्शाते हैं। ये सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाएगा, अपने नोट्स में एक बार और देख लीजिएगा। इसमें मैं कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। पहला है उदाहरण, लैक्टिक एसिड। COOH CH3 HOH COOH CH3, इसका H इस साइड यानी दर्पण प्रतिबिंब रूप ये है। OH हम सोच रहे हैं कि चलो प्रकाश CH3 की तरफ से होते हुए OH की तरफ चला गया, इसमें इसकी तरफ चला गया। ये प्रकाश को घुमाने की दिशा क्या है? क्लॉकवाइज है, तो हम कहेंगे इसको D लैक्टिक एसिड। इसको क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, L लैक्टिक एसिड। इसको प्लस लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। इसको माइनस लैक्टिक एसिड भी कहेंगे। दोनों का मिश्रण अगर है एक साथ, एल लैक्टिक एसिड एक अलग यौगिक हो गया, डी लैक्टिक एसिड एक अलग यौगिक हो गया। मैंने अभी बताया भौतिक और रासायनिक गुणों में काफी समानता होती, कुछ गुणों में अंतर हो सकता है, थोड़े बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन प्रकाशीय रूप में एकदम अलग है। एक क्लॉकवाइज घुमाता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। फिर यहां पर हम बात करते हैं डी और लैक्टिक एसिड, डी और एल लैक्टिक एसिड का मिश्रण, डी तथा एल लैक्टिक एसिड का मिश्रण का सम अणुक मिश्रण कह दूं, का सम अणुक मिश्रण रेसिमिक मिश्रण कहलाता है। रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है।
तो हमारे पास दो प्रकार का हो गया, डी लैक्टिक एसिड, एल लैक्टिक एसिड, और एक होगा मिक्सचर। डी लैक्टिक एसिड, एल लैक्टिक एसिड और मिक्सचर। कभी कभी ऐसा होता है कि किरेल पॉइंट 2 जगह या 3 जगह मिलता है कुछ यौगिकों में। चलिए मैं एक यौगिक के बारे में बताता हूं, दूसरा टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला देखें, COOH COOH इस यौगिक को ध्यान से देखो, आपको इसमें 2 जगहों से आपको क्या मिलेगा, किरेल पॉइंट मिलेगा। इस जगह पर किरेल पॉइंट मिल रहा है, अलग अलग समूह से जुड़ा हुआ है, HOH COH, और ये अलग चीजों से, ये भी वैसे ही है। तो ये किरेल पॉइंट है और ये भी किरेल पॉइंट है, 2 किरेल पॉइंट है। प्रकाश को क्लॉकवाइज, ये प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो मैं इसको कहूंगा डी टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड किस में पाई जाती है, इमली में पाई जाती है, तो ये प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमा रहा है। दूसरा COOH, इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप है जो उल्टे दिशा में घुमाएगा प्रकाश किरण को। और देखते हैं COOH समान दिशा में OH आ गया, H भी समान दिशा में आ गया, लेकिन इसमें भी किरेल पॉइंट है 2 जगहों पर। ये लीजिए, अब आपके पास देखने को मिल रहा है कि 4 प्रकार के रूप दिखाई दे रहे हैं आपके पास। इनका ये दर्पण प्रतिबिंब रूप, और इसमें क्या देखने को मिलेगा वो देखिएगा। किरेल पॉइंट, मैं किरेल पॉइंट को स्टार लगा के प्रदर्शित कर रहा हूं, तो इसमें 2 किरेल पॉइंट है सब में। ये फर्स्ट किरेल पॉइंट में प्रकाश को, ध्रुवीय प्रकाश किरण को उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, विपरीत दिशा में। देखो ये क्लॉकवाइज है, अब इसको मैं डी लिख दूं या प्लस लिख दूं, एक ही मतलब है, प्लस लिख देता हूं। चलिए ये भी प्लस है, क्लॉकवाइज है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो ये माइनस घुमाया। और इसको देखो, इस जगह पे H को COH की तरफ से OH की तरफ जाते हुए दिखा रहा हूं मैं, तो यहां पर ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसको कहूंगा माइनस यानी L टार्टरिक एसिड। इसमें देखो ये क्लॉकवाइज प्लस, और ये देखो ऐसा आया एंटी क्लॉकवाइज माइनस। प्लस और माइनस यानी न्यूट्रल हो गया, यानी क्लॉकवाइज नहीं घुमा रहे और ना एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे। तब इसको क्या बोलूंगा मैं, इस तरह जिसमें 2 पॉइंट हो, जो कि एक किरेल पॉइंट प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। एक प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाता है और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे के घूर्णन को निरस्त कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो ऐसे ही स्थिति आती है, तब इसको कहा जाएगा मीजो टार्टरिक एसिड कहा जाएगा, मीजो टार्टरिक एसिड कहलाएगा। इसमें देखो ये प्रकाश ये किस दिशा में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से कैसे जा रहा है, प्लस, यानी कि ये भी एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया। तो ये दोनों ही मीजो है, मीजो टार्टरिक एसिड है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब प्रकाशी घूर्णक है, प्रकाशी घूर्णक, जबकि ये दोनों प्रकाशी घूर्णक नहीं है, ये प्रकाशी अघूर्णक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्रकाशी अघूर्णक है। तो ये प्रकाश को नहीं घुमा सकता है दोनों, लेकिन ये प्रकाश को घुमा सकता है। अब हमने ये भी देखा था
कि लैक्टिक एसिड में एक डी और एक एल होता है और दोनों का मिश्रण रेसमिक होता है। रेसमिक जो हुआ है उसका अगर समान संख्या में अणु है एल और डी का, तो वो प्रकाशीय रूप से अघूर्णक होगा। लेकिन अगर डी की संख्या ज्यादा है और एल की अणुओं की संख्या कम है तो वो प्रकाश को क्या करेगा, डी की यानी कि क्लॉकवाइज घुमाएगा। एल की संख्या ज्यादा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। यहां पर आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों, इन दोनों का मिश्रण जब आएगा डीएल, डीएल यानी कि हम कहते हैं रेसेमिक, रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर। तो इसमें रेसेमिक मिक्सचर भी आपको मिलेगा। तो देख लीजिएगा आप, आपने क्या क्या देखा, 1 2 3 4, 4 रूप हमको नजर आए और उसके साथ ही हमें नजर आया डीएल मिक्सचर यानी कि रेसमिक मिक्सचर। तो हम आगे जाकर के ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा कंपाउंड जो है कितने समावयवी प्रदर्शित करता है। इसके छोटे छोटे कैलकुलेशन और ट्रिक हैं जिसके बारे में हम आगे की क्लासेस में बात करेंगे और काफी एग्जांपल पे भी बात करेंगे। आज हमने मोटा मोटी तौर पे हमने इनको समझा है, प्रकाशीय घूर्णन को समझा है, ज्यामिति को पढ़ा है। अब पढ़ते हैं संरूपण। संरूपण में एक शब्द पे ध्यान देना, वो है एकल बंध के मुक्त घूर्णन से विभिन्न विन्यास पैदा होता है। तो इस प्रकार जो समावता उत्पन्न होते उस समावता को हम कहते हैं संरूपण। ये बहुत आसान है, जरा समझेंगे। अब हमने ऐसा कभी बात किए थे, जरा समझेंगे। ईथेन में हम समझते हैं, ईथेन में, ईथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6। और अगर हम इसकी संरचना सूत्र की तरफ चलते हैं तो हमें ऐसा नजर आता है, CH3 CH3। यहां पर दोनों कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, अगर हम इसको त्रिविम में देखें तो हमें कुछ ऐसा नजर आएगा। ये सामने का कार्बन, ये पीछे का कार्बन। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जो कि अगर हम सामने से देखते हैं तो एक त्रिभुज जैसा नजर आ रहा है। और इसमें भी इसी तरह से पीछे से देखते हैं तो भी ये वाला भी इस त्रिभुज नजर आ रहा है। हम यहां पर देख रहे हैं कि इस बंध का घूर्णन की बात करते हैं। एक तो स्थिति ऐसी है कि कार्बन कार्बन को ढक रहा है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ढक रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इसको ढक रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इसको ढक रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इसको ढक रहा है। तो इसकी दूसरी स्थिति क्या नजर आएगी हमें, ये लीजिए, पीछे वाला घूम गया समझते हैं। तो चलिए यहां पर आप क्या देख रहे हो भाई, जब एकल बंध घूमता है तो मुक्त घूमता है। मतलब मुक्त घूर्णन का मतलब क्या हुआ, देखिए आप इतने एंगल पे देखो, ये दोनों अंगूठे एक दूसरे को ढका हुआ है, थोड़ा घूम गया, थोड़ा घूम गया, थोड़ा घूम गया। कई अलग अलग स्थितियां आकाश में मिलती हैं और उनमें से मुख्य स्थितियां क्या हो सकती हैं। एक ढका हुआ इसको बोलते हैं ग्रसित रूप कहते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म, ग्रसित रूप। और दूसरा ढका हुआ नहीं है, एच, ये तीनों एच पीछे के किसी भी एच को नहीं ढका हुआ है तो इसको सांतरित रूप कहते हैं, स्टेगर्ड फॉर्म कहते हैं, सांतरित रूप। ये इस तरह से दर्शाते हैं, इसको हम कहते हैं सौहार्द प्रोजेक्शन। प्रक्षेपण, इंग्लिश में कहते हैं प्रक्षेपण, हिंदी में कहते हैं प्रक्षेपण। सौहार्द प्रक्षेपण। दूसरा हम इसी चीज को दर्शाने का दूसरा तरीका अपनाते हैं, न्यूमैन प्रक्षेपण। न्यूमैन प्रक्षेपण में क्या होगा, देखें, सामने वाला कार्बन को हमने दर्शाया, इस संरचना को दर्शाया, देखो हाइड्रोजन दिख रहा है, पीछे वाला नहीं दिखेगा। उस चीज को दर्शाने के लिए हम एक काम करते हैं कि डैश लाइन का उपयोग करते हैं कि जिस इसके पीछे है, आप ये मत समझो कि कुछ नहीं है, इस चीज को दर्शाने के लिए ये एच एच एच, देखिए हमने कैसे दर्शाया, ध्यान से देखिएगा। दूसरा सांतरित रूप को दर्शाना, बिल्कुल साफ नजर आएगा भाई, ये देखो सामने का H
इस तरह से 3H हमारे पीछे सामने दिखाई दे रहा है, और वो पीछे जो 3H है एक दूसरे को ढका नहीं है बिल्कुल, तो ऐसे इन जगहों पर दिखाई देगा। ये संतरित रूप है। तो आपने ईथेन में 2 रूप देखे आप। ईथेन ब्यूटेन में भी देख लेते हैं, चलिए ब्यूटेन में देख लेते हैं कौन कौन सा रूप आएगा। ब्यूटेन में संरूपण, ब्यूटेन में क्या संरूपण आपको नजर आएगा उसको देखते हैं। चलो, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? CH3 CH2 CH2 CH3। ये वाला बंध को हम घूर्णित मानेंगे, घूर्णन करती हैं। तब इसकी संरचनाएं कुछ इस तरह से लिखें। ये लीजिए CH3 CH3 H H H H। अब हमने इसको देखना है कि किस रूप में आएगा। मैं न्यूमैन के प्रोजेक्शन के सिस्टम में बताता हूं। न्यूमैन के प्रोजेक्शन में, तो न्यूमैन के प्रोजेक्शन में आपको क्या नजर आएगा? कितनी संरचनाएं बन सकती है? 6 संरचनाएं बनती है। देखिएगा कैसे। ऊपर वाला को हम स्थिर मानते हुए पीछे को घुमाएंगे। ये लीजिए। अब पहली, दूसरी, तीसरी में क्या फर्क पड़ेगा? पीछे वाला, ये देखो, ये 3 तो मैंने दिखा दिया एक बार जगह पे, दूसरा 3 को दिखाना, तो तीसरे में ये देखिए, इसके जस्ट पीछे है CH3, तो इसका H H के पीछे है और ये H H के पीछे है। अब सांतरित रूप आएगा, CH3 इस जगह पे आया तो H इस जगह पे आ गया। अब ये CH3 इस जगह पे आएगा तो H इस जगह पे आएगा, फिर ये CH3 इस जगह पे आएगा, H यहां पर, H सॉरी सांतरित रूप है तो H H, फिर CH3 इस जगह पे आ गया, H H CH3 H H। अब फिर घूम गया तो इस जगह पर फिर ढक लेगा, मतलब पहला वाला रूप आ जाएगा। यानी टोटल कितनी संरचनाएं नजर आई आपको? 1 2 3 4 5 और ये 6 संरचनाएं आपको दिखाई दे रहा है। छह संरचना नजर आ रहा है। इनमें से आपको कुछ संरचनाओं को समझें कि ग्रसित है 1 2 1 3 5। ग्रसित है, ग्रसित रूप कौन सा है? ग्रसित रूप 1 3 और 5 ग्रसित रूप है 1 3 5, जिनमें से एक जो है पूर्ण ग्रसित है। मतलब CH3 को CH3 ने ढका हुआ है, H को H ने ढका हुआ है। सांतरित में आप देखोगे सांतरित रूप है कौन सा? सांतरित रूप है 2 4 और 6। 2 4
4 और ये 6। जिनमें से चौथा जो है पूर्ण सांतरित है। मतलब समान समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में, CH3 CH3 के विपरीत में, HH के और HH के। अब ये जानना जरूरी है कि किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, किसकी ऊर्जा कम होगी। अब आप ये तो जान चुके हैं कि भाई ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा के बारे में बात करें तो ग्रसित की ऊर्जा ज्यादा होगी। ग्रसित रूप किसके तुलना में, सांतरित की तुलना में। क्यों? क्योंकि ग्रसित है तो एक दूसरे के काफी नजदीक है तो उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। स्थायित्व की बात करूं तो सबसे अधिक स्थायी कौन होगा? स्थायी होगा ग्रसित रूप की तुलना में, अधिक स्थायी कौन होगा? सांतरित होगा। सांतरित रूप अधिक स्थायी होगा। ये आप दोनों को समझ गए। तब इस आधार पर सबसे अधिक ऊर्जा वाला कौन होगा? ये पूर्ण ग्रसित, उससे कम ऊर्जा होगा इनका। तो ऊर्जा का क्रम क्या होगा? ऊर्जा का क्रम सबसे अधिक ऊर्जा होगा फर्स्ट वाले का, फिर उससे कम ऊर्जा होगा तीसरे, और बराबर होगा कितना? पांचवे का। फिर उससे कम ऊर्जा होगा पूर्ण का, सबसे कम ऊर्जा होगा तो फिर दूसरे, बराबर होगा छठवें का, और सबसे कम ऊर्जा होगा चौथे का, यानी पूर्ण सांतरित का। ये संरचनाओं में तो इसी का उल्टा क्रम होगा स्थायित्व का। तो अधिक स्थायी कौन होगा भाई? ये वाला अधिक स्थायी होगा। तो मैं यहां पर स्थायित्व को, पहले से अधिक स्थायी होगा तीसरा और पांचवा, उससे अधिक स्थायी होगा दूसरा और चौथा, में दूसरा छठवां, और सबसे अधिक स्थायी होगा चौथा। ये है। हमें और भी बहुत सारी चीजों को पढ़ना है, समझना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जितनी चीजें हमने पढ़े हैं आज, उन सारी चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें आप। और आज देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। निम्न में से किसमें ज्यामितीय समरूपता होती है? पढ़ें। ए है 2 मिथाइल प्रोपीन, बी है ब्यूट 2 इन, सी है ब्यूट 1 इन और डी है प्रोपीन। ज्यामितीय समरूपता किसमें होगा बताइए। आपको करना क्या होगा? पहले संरचना सूत्र बना लो, तभी आप बता पाओगे। हाँ जी बोलिए, क्या होगा इसके लिए? ये क्या लिखा? 2 मिथाइल प्रोपीन लिखा है, मतलब क्या हुआ? CH3C, ये 2 मिथाइल हो गया प्रोपीन, ये हुआ। इसमें दोनों समान है, इधर दोनों संरचना समान है, तो इसमें नहीं होगा। ब्यूट 2 इन, ब्यूट CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, ब्यूट 2 इन में, यस इसमें होगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। ब्यूट क्या बोले? ये सेकंड वाला राइट है आपका। क्लियर हो गया? लैक्टिक अम्ल में समानता पाई जाती है। चलो, लैक्टिक अम्ल अभी पढ़े हो, उसमें कौन समानता पाई जाएगी? लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो कबाड़ बन जाएगा। ज्यामितीय समानता, संरचनात्मक समानता, प्रकाशीय समानता और क्रियात्मक समानता। कौन सी समानता पाई जाएगी?
लैक्टिक एसिड में केरलिटी रहता है, सीधा सा मतलब होता है कि भाई उसमें प्रकाशीय समानता पाई जाएगी। प्रकाशीय समानता, सी ऑप्शन राइट है। बहुत सारे बच्चों ने राइट करा, अब भी देखे थे यार 2 मिनट पहले। हमने समावयवता पढ़े हैं। समावयवियों की संख्या का निर्धारण कैसे करेंगे, ये जो प्रकाशीय समानता है, ज्यामितीय समानता, वो कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर 9 में। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।